नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशंस पहले से कर चुकी हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें इंतहाई एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी। और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोयम्बया के नाम से पहचानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था। तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोयम्बया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जबान में रडर कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरॉन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडर और एलरॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनामिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोयम्बया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस की एक इबादत गाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार हमारा आना जाना कम से कम 15-20 बार आना जाना रहता है, कभी टोल नहीं मांगता। तुमसे टोल नहीं लेता? कभी भी टोल नहीं लगता तुम्हारा? कभी नहीं लिया हमसे। क्या लेता ही नहीं, 15-20 बार निकलते रहते हैं। अच्छा, गजब यार, तुम क्या क्या धौंस देते हो, काहे नहीं लेता टोल? धौंस नहीं हो गया, नहीं लेता, बोलता है भैया किनारे से निकल जाओ आराम से। अरे गजब यार, तो जलवे वाले आदमी भाई। साइकिल लिए रहते हैं ना, तो किनारे से निकाल देता है। लेकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशंस पहले से कर चुकी हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद।
नाजरीन, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें इंतहाई एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी। और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोयम्बया के नाम से पहचानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था। तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोयम्बया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जबान में रडर कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरॉन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडर और एलरॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनामिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोयम्बया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस की एक इबादत गाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे जो 60% युगांडन इकोनॉमी को चला रहे थे, और इसीलिए ईडी को यह भी लगता था काइंड ऑफ वो इनसिक्योर हो गया था कि आगे चल के ये लोग उन पे राज करना ना चालू कर दे या फिर सारे युगांडन्स की अपॉर्चुनिटीज को ना छीन ले। और इसीलिए धीरे धीरे वहां की आर्मी ने एशियंस की प्रॉपर्टी सीज करना चालू कर दिया। जो एशियंस युगांडा से बाहर नहीं गए उन्हें इडी आमीन के कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था, और कुछ जो जाने के लिए रेडी ही नहीं थे उन्हें काट काट कर या कभी कभार तो जिंदा ही मगरमच्छों को खिला दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ईडी ने 4000 जिंदा अपंग लोगों को मगरमच्छों के झुंड के बीच फेंक दिया था, और धीरे धीरे ये सारी हत्याएं जेनोसाइड का रूप लेने लगी, और फिर एशियंस हो या लोकल युगांडा के ट्राइबल्स, हर किसी को टॉर्चर किया जाने लगा। लोग अच्छे से टॉर्चर हो रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए ईडी ने अपने ही महल के कॉम्पाउंड में 5 चेंबर्स बनवाए। इन चेंबर्स में ना कोई खिड़की थी और ना ही कहीं से हवा अंदर आने की जगह, और चेंबर्स के दरवाजे हमेशा इलेक्ट्रिफाइड रहते थे, यानी अगर किसी ने उसे छुआ तो वहीं पर शॉक से मर जाएगा।
उसकी आर्मी लोगों की आंखें बंद करके उन्हें इन चेम्बर्स में ले आती और फिर ईडी इन चेम्बर्स को बंद कर देता। लोग अंदर घुटन के मारे चिल्लाते, दीवारें तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन ईडी चेम्बर्स के दरवाजे को तब तक नहीं खोलता जब तक उसे अंदर से आवाजें आना बंद नहीं हो जाती और फिर अंदर मौजूद सारी लाशों को वो मगरमच्छों को खिला देता था। बहुत बार तो वो उन चेम्बर्स के अंदर पानी छोड़ता और फिर उसे इलेक्ट्रीफाई कर देता और इससे अंदर मौजूद सभी लोग इलेक्ट्रिक्यूट हो जाते। और ऐसा भी कहा जाता है कि ईडी हिटलर का सबसे बड़ा सपोर्टर था। उसने ऐसा खुद कहा था, अगर ये सब हिटलर ज्यूज के साथ कर सकता है तो मैं इनके साथ क्यों नहीं कर सकता हूं। और इसीलिए कभी कभार ईडी अपने चेम्बर्स को गैस चेम्बर्स में बदल देता। वो लोगों को अंदर भर के पॉइजनस गैसेस छोड़ देता और लोग वहीं पर तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देते। ऐसा कहा जाता है उसने अपने इन टॉर्चरस चेम्बर्स में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें ली है। बहुत बार तो ईडी जिन्हें मारता उनकी लाशों को अपने कमरे में ले जाता और फिर उनके साथ घंटों घंटों तक वक्त बिताता या कभी कभार तो उनके साथ सो भी जाता। और ईडी का ये कमरा बहुत ही गुप्त था, इसमें किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी। कोई नहीं जानता था आखिर ईडी वहां क्या करता है। और इस कमरे का राज तो तब खुला जब एक दिन उसकी 5वीं बीवी छुपके से उसके कमरे में गई और तब उसने जो देखा, शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में भी उस दृश्य को भुला नहीं पाई। वहां उसने 2 बड़े फ्रीजर्स के अंदर 2 कटे हुए सर देखे और उस कमरे में बहुत सारी लाशें ऐसी थी जिनके कुछ अंग गायब थे, जैसे कि होंठ, लिवर, नाक और जेनिटल्स। ईडी के इस पहलू को कोई नहीं जानता था, लेकिन इससे शायद उसकी मानसिकता झलकती है। कुछ तो बात थी कि ये सब किया जा रहा था, लेकिन लोगों के सामने वो तो द मैन ऑफ द पीपल ही था। लेकिन धीरे धीरे करके ये खबरें लोगों तक पहुंचने लगी, लोगों के सामने उसका असली रूप आने लगा। इनफैक्ट उसने एक इंटरव्यू में सबके सामने कह दिया था कि ह्यूमन मीट लेपर्ड मीट से ज्यादा सॉल्टी होता है। उसके पर्सनल डॉक्टर ने ईडी को यह डायग्नोस किया था कि उसे हाइपोमेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया और सिफिलिस जैसी दिमागी बीमारियां हैं, लेकिन ईडी उसे मानने के लिए तैयार नहीं था और वक्त के साथ साथ उसका पागलपन और बढ़ता गया और युगांडा की इकोनॉमी गिरती गई। और इसके बाद पावर में रहने के लिए उसने टैंजानिया पे अटैक कर दिया और वो हार गया। हारने के बाद लेकिन या फिर ख्याली समझा जाता था, लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशंस पहले से कर चुकी हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें इंतहाई एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी। और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोयम्बया के नाम से पहचानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था, तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोयम्बया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जबान में रडर कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है।
इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरॉन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडर और एलरॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनेमिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनेमिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोयम्बया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस की एक इबादतगाह मौजूद है, जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज मुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशंस पहले से कर चुकी हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें इंतहाई एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी, और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोयम्बया के नाम से पहचानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था, तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोयम्बया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनेमिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जबान में रडर कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं, और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरॉन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडर और एलरॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनेमिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े,
और इस डिजाइन को एरोडायनेमिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोयम्बया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस की एक इबादतगाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज ने स्ट्रेस सोल्जर्स को एक पल में हंसा डाला। बट द मिशन वाज नॉट ओवर येट। सो एबटाबाद से वो बॉडी को अफगानिस्तान लेकर गए डीएनए लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए, और करीब 12 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से बॉडी सीधा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन के डेक पर ले जाया गया, जो प्लान के मुताबिक अरेबियन सी में एंकर्ड था। मिशन कमांडर ने एक बार फिर से ओसामा की बॉडी को री-वेरीफाई किया, जिसके बाद शुरू हुआ इस्लामिक रीति रिवाज। सबसे पहले ओसामा को नहलाकर उसकी बॉडी को व्हाइट कपड़े से रैप कर दिया गया, और फिर यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने ओसामा के लिए लास्ट प्रेयर्स बोले, जो एक ट्रांसलेटर ने अरेबिक में ट्रांसलेट भी किया, और फाइनली बॉडी को वेटेड बैग से बांधकर नॉर्दर्न अरेबियन सी में हमेशा के लिए बहा दिया गया, और इस तरह ओसामा's बॉडी वाज लॉस्ट फॉरएवर। और ये सब इसीलिए क्योंकि यूएस अपनी गलती से भली भांति सीख चुका था। कौन सी गलती, यू मे आस्क? वेल, लिसन केयरफुली। 9/11 अटैक्स के बाद जब यूएस गवर्नमेंट ने इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन पर टेररिस्ट को केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन सप्लाई करने का आरोप लगाया, उस वक्त सद्दाम हुसैन इराक में लाखों कर्ड्स का जेनोसाइड करवा रहा था। सद्दाम हुसैन को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, और इसीलिए यूएस ने एक एयरक्राफ्ट अटैक को लॉन्च करके सद्दाम को कैप्चर कर लिया। इसके बाद इराक की नई गवर्नमेंट ने सद्दाम पर कोर्ट केस स्टार्ट कर दिया। फाइनली 2006 में उसे फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके बाद यूएस खुद सद्दाम की हैंगिंग के लिए उसे इराक लेकर आया। अब इस्लामिक ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए यूएस ने सद्दाम की बॉडी उसके बर्थ प्लेस टिकरित में दे दी, जहां फाइनली उसे दफन कर दिया गया। पर इस टाइम पर टिकरित में 4 दिन का कर्फ्यू चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, प्रो वायलेंस नारे लगाने लगे और हवा में फायर करने लगे, बेसिकली कॉलिंग फॉर रिवेंज। और उस दिन के बाद सद्दाम की कब्र एक्चुअली में इराकी एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक पिलग्रिम सेंटर बन गई, जहां आज भी सद्दाम की एक्सट्रीमिस्ट लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसे में यूएस यही सेम चीज ओसामा के बॉडी के साथ भी नहीं होने देना चाहता था, वरना मरने के बाद भी वो टेररिज्म का सबसे मोटिवेटिंग सिंबल बन जाता। सो ओसामा का ब्यूरियल तो आउट ऑफ ऑप्शन था। अब दूसरा तरीका था बॉडी को जलाना, बट ये भी इम्पॉसिबल था। इस्लाम में क्रीमेशन स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, तो इस्लामिक रिचुअल्स को रिस्पेक्ट करते हुए यूएस ने आखिरी रास्ता चुना, जो था सी ब्यूरियल। और ये करने के बाद भी यूएस को इस्लामिक वर्ल्ड का भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं रीजन नंबर 3 के ऊपर, व्हाई इज क्रीमेशन इज फॉरबिडन इन इस्लाम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस्लामिक रिचुअल्स एक्चुअली क्या कहते हैं। इस्लाम में क्रीमेशन को डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। बेसिकली मुस्लिम्स के डेथ के बाद उनकी बॉडी को जलाना तो दूर, किसी और की डेड बॉडी को जलते हुए देखना भी अलाउड नहीं है। और रही बात रिचुअल्स की, तो यूके में स्थित मुस्लिम काउंसिल के चेयरपर्सन इमाम डॉक्टर अब्दुल जलील साजिद का कहना है कि इस्लामिक राइट्स में 4 स्टेप्स होते हैं, जो डेथ के तुरंत बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर होने चाहिए। वेल, सबसे पहले बॉडी को नहलाना होता है, फिर सफेद कपड़े में लिपटाना और प्रेयर बोलने के बाद उसे बरी करना होता है, जिसमें बॉडी का सर मक्का की तरफ प्लेस्ड होना चाहिए। पर अगर कोई मुस्लिम मैरी टाइम ट्रैवल करते वक्त मरता है और उसे 24 घंटे में लैंड पर लाना मुमकिन नहीं है, तो सी ब्यूरियल ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ऊपर के तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। इनफैक्ट मलेशियन नेशनल स्पेस एजेंसी तो स्पेस ब्यूरियल पर भी काम कर रही है उन मुस्लिम्स के लिए जिनकी अनफॉर्चुनेटली स्पेस में मौत हो गई और उन्हें अर्थ तक लाना मुमकिन ना हो। नाउ इफ वी गो बाय द रिपोर्ट्स, तो यूएस ने ओसामा की बॉडी को भी इस्लामिक रिचुअल्स के साथ ही हैंडल किया, पर इसके बावजूद भी लेबनान के क्लेरिक उमर बकरी मोहम्मद ने कहा कि अमेरिका इस सी ब्यूरियल के थ्रू मुस्लिम्स को नीचा दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। इनफैक्ट दुबई के ग्रैंड मुफ्ती मोहम्मद अल कुबैसी के हिसाब से सी ब्यूरियल सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही अलाउड है, और ओसामा का केस ऐसा नहीं था। पर मजे की बात तो यह है कि दुनिया भर का क्रिटिसिज्म सुनने के बाद यूएस ने जब 2019 में आईएसआईएस चीफ बगदादी पर अटैक किया, तो उसने खुद को सुसाइड बॉम्ब से मार दिया।
पर उसकी बॉडी के साथ फिर क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। इनफैक्ट यूएस जनरल मार्क माइली ने बस सिर्फ ये कहा हिज बॉडी वाज हैंडल्ड एप्रोप्रिएट। ऑल्दो सम रिपोर्ट से कि बगदादी को भी यूएस ने सी ब्यूरियल ही दिया था, बट असल में उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ ये यूएस ने आज तक ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है। एंड फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली ऐसे कई सारे फेमस लोग हैं जिनकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली। मंगोलिया के फाउंडर गेंगिस खान के बारे में आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है गेंगिस खान की बॉडी को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं है? ऐसा क्यों है? वेल, इस पर मैंने डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, जो यहाँ पर आप क्लिक करके उसे पूरा देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला